अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हैं, क्या तो सरकार जुटेगी या फिर हम खत्म हो जाएंगे तय है अगर लड़ना, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, कभी लड़ते हैं रेप हो गया, कभी हत्या हो गई, कभी घोड़ी रोक दी, कभी किसी चीज पे थक गए। परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे, जैसे बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, ये भी एक सोल्यूशन है। इसकी तरफ भी मेरा लोगों को आगे बढ़ाने का ध्यान है कि भाई पॉलिटिकल पावर हासिल कर लो तो कोई भी आपको ना लाठी मार पाएगा, ना आपका अपमान कर पाएगा, ना आपके अधिकार छीन पाएगा, बल्कि आपकी कलम में ताकत होगी, जिसे चाहे रोजगार दे देना और जिसे चाहे पैरों पे खड़ा कर देना, जिसकी चाहे जिंदगी बदल देना। मैं गाँव में जाता हूँ, सड़कें नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, प्रधानमंत्री की योजना जल नल योजना अच्छी योजना है, लेकिन अभी तक पटरी नहीं चढ़ी, गाँव खुदे पड़े। तो ये भी एक रास्ता है जो मैंने आपको कहा कि सत्ता में आके भी हम लोग इस काम को कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि एक संकल्प मेरे साथ कर लो कि अगले 2.5 साल घर नहीं जाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और 2027 में पहली इनके ताबूत में, भाजपा के ताबूत में पहली कील उत्तर प्रदेश से ठोकने का काम करें। 2024 के चुनाव का नतीजा है, उसमें संविधान ने बड़ी भूमिका निभाई। जितने भी जिसमें पॉलिटिकल लोगों ने जितनी चर्चाएं की, जितना मंथन किया, उसमें लगा कि अगर संविधान की बात अगर लोगों तक नैरेटिव नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में हाल नहीं होता। अब आपने बाबा साहेब का जो अपमान है उसको पुरजोर तरीके से उठाया। अमित शाह जी को एक तरह से आपने उठाया भी है कि समाज के अपमान भूलेगा नहीं, आप देखते रहिए आगे क्या होता। तो क्या है मंशा सांसद चंद्रशेखर? देखो, हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया कि बोलने से गुस्सा निकल जाता है, तो दिल में रखो और समय आने में जवाब। हम 2 अप्रैल को निकले, हम 21 तारीख को निकले, हमने कई मामलों पे 1 दिन का धरना प्रदर्शन कर लिया, लेकिन अब मैंने तय किया कि मार्च के बाद मैं घर नहीं बैठूंगा। उत्तर प्रदेश की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई तहसील, कोई कस्बा, कोई शहर हम लोग नहीं छोड़ेंगे जहां जाके हम लोगों से नहीं कहेंगे कि अगर अपमान समझते हो तो अपमान का हिसाब भी चुकाना सीखो। तो मैंने कहा कि जिस कुर्सी में बैठ के हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है, वो कुर्सी हम इनके नीचे तक खींच लेंगे। और फिर जैसे काशीराम साहब ने कहा था कि मैं करोड़पति को रोडपति भी बना सकता हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि जिन्होंने ये किया है उनसे वो कुर्सियां हम लोग छीन लेंगे जिन कुर्सियों पर बैठ के वो इतने अहंकार में। मतलब आप केंद्र सरकार को सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में बाबा साहब के अपमान का जो मामला है पूरी तरह से जिंदा रखेंगे लोगों के बीच में। मैं भूलने नहीं दूंगा, आप समझो मेरी बात, मैं भूलने नहीं दूंगा। हमारे लोग भूल जाते हैं, ये भावनात्मक लोग ये भूल जाते हैं, इनको भूलने नहीं देना। एक दिन इन्होंने भूलना बंद कर दिया ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, इन पे जुल्म होना बंद हो जाएगा। हमारे एक बड़े नेता 90 साल के मुझे मिले अभी बेगनपुर में, एक घटना हुई थी उसमें, उन्होंने मुझसे कहा कि याद रखो जिस दिन आप करो मरो को उतर आए उस दिन आपकी हत्या होनी बंद हो जाए। और मैंने उस बात को बहुत सोचा जाके, मैं वकील हूँ, हर चीज को तर्क की कसौटी पे ले जाता हूँ। तो मैंने सोचा उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि हम संविधान, पुलिस, इंटेलिजेंस, LIU, IB और फोर्स, अर्धसैनिक बल, आर्मी सबके होते मर रहे हैं। तो हमें ये सोचना है कि अगर जीना है तो मरना आना पड़ेगा। और जिस दिन मैं फिर कहता हूँ लोगों को, एक बार जीने की ठान लो और जीना भी वो सम्मान। चंद्रशेखर जी, मैं केवल इसीलिए कह रहा था कि जो हमारे लोगों की मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे कोरोना आया, कोरोना में लाखों लोगों की जान गई, उसके बाद लगा कि जब भी चुनाव होगा बीजेपी बहुत मुश्किल से चुनाव आ रही है। दूसरा मैं नैरेटिव आप बताना चाहूंगा राम मंदिर के बारे में। जब राम मंदिर बना यहाँ पर, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो एक लहर चल गई कि अब तो बीजेपी ने राम मंदिर का नैरेटिव सेट कर दिया है और यहाँ पर बीजेपी सुनामी डालेगी राष्ट्रपति में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो लोगों के बीच में जो मुद्दा है लंबे समय तक कैसे जिंदा रखेंगे, क्योंकि मुद्दे आते हैं चले जाते हैं। देखिए, उसी के लिए माननीय काशीराम साहब ने कैडर तैयार किया और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश में हम पे इतना अच्छा नेतृत्व है कि वो इस कैडर के काम को मिशन 78 के जरिए तेजी से आगे बढ़ा। फिर आपने जब कहा कि कोरोना काल वो इतना तकलीफ दे था, और अभी झांसी की घटना आपने देखी, इस बार कितने लोगों की जान गई, अभी जयपुर में एक घटना घटी, कितने लोगों की जान चली गई।
देखो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में लोगों की जान की कीमत कम, और मुझे इस पे ये भी ऐतराज है कि मीडिया उस तरह से घटनाओं पे चर्चा नहीं कराती, जवाब नहीं मांगती, क्योंकि मीडिया को देख के ही परसेप्शन बनता है। मीडिया चाहे तो बड़े से बड़े आंदोलन को छोटा दिखा दे, और मीडिया चाहे तो छोटे से आंदोलन को बहुत बड़ा विरोध दिखा दे। तो मीडिया का भी कहीं ना कहीं दोष रहा, कोरोना काल हो या राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ, मगर जनता के जो मुद्दे हैं वो भी आज लोगों को समझना पड़ेगा। ये 21वीं सदी है, लोगों के पास सोशल मीडिया है, लोगों के पास फोन है, लोगों के पास तंत्र, लोग देखते हैं कि भाई ये सरकार जो कर रही है ये वास्तविकता में अच्छा काम कर रही है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। और आज जनता सरकार की सच्चाई से वाकिफ हो गई। हम 2 सीटों में लड़े 2024 में, एक नगीना, दूसरी डुमरियागंज। डुमरियागंज में हम एक दिन पहले हमने तय किया कि हमारे लीडरशिप ने चुनाव लड़ना, और आपके जान के खुशी होगी 81,000 से ज्यादा वोट हमें पड़े। बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी को 30-32 हजार वोट पड़े। और ये सोचे कि अगर हमने पहले से वहां तैयारी की होती, जबकि लोग मन बना चुके थे, तो परिणाम वही होता जो नगीना में था। लोग अब समझदार हो गए, लोग देख रहे हैं कि कौन उसके लिए लड़ रहा है। होमगार्ड का मामला हो, पुलिस का मामला हो, रिफॉर्म का, या आशा आंगनबाड़ी का मामला हो, या ग्राम चौकीदार का मामला हो, भोजन माता का मामला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी आवाज हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाई। सबके लिए हम लोग पार्लियामेंट में हमें आवाज उठाई, मंत्री जाके मिले, उनसे कहा, आग्रह किया कि साहब आप सरकार में हो तो करो ना। आपके अभी सरकार के मंत्री आए थे, उनसे भी मैं 3 दिन पहले मिला। मैंने उनसे कहा मैं नगीना क्षेत्र से जीत के आया हूँ, वहाँ की जनता का मेरे ऊपर कर्ज है। वहाँ महिलाओं को आज भी घर चलाने के लिए भट्टों पे काम करना पड़ता है, कोलू पे काम करना पड़ता है, उनको खेतों में काम करना पड़ता है, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, 100-120 ईंटें सर पे उठा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप वहाँ MSME के जरिए रोजगार की व्यवस्था कराओ। उन्होंने हालांकि मुझसे कहा कि आप आओ मेरे साथ बैठो, हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिले, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले।